कहानी है सोनाली ने अच्छा खेल खेला। सोनाली दोनों हाथों में पोटली लिए खेत में काम कर रहे पति और देवर को खाना देने जा रही थी। उसे जब भी समय मिलता तो वह पति और देवर के साथ खेत के काम में जुट जाती थी। अपनी धुन में वह पगडंडी पर तेज कदमों से चली जा रही थी। तभी सामने से आ रहे सरपंच के लड़के आदेश और मनोज गनीलाल पर उसकी नजर पड़ी। वह ठिठक कर पगडंडी से उतरकर खेत में खड़ी हो गई और उन दोनों को जाने का रास्ता दे दिया। आदेश और मनोज गनीलाल की नजर सोनाली की इस हरकत और उसके गदराए जिस्म के उतार चढ़ावों पर पड़ी। वे दोनों उसे गिद्ध की तरह ताकते हुए आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने के बाद आदेश ने गनीलाल से पूछा, क्यों मनोज जी, यह सोनचरिया किसके घर की है? यह तो सुखदेव की बहू है। जा रही होगी खेत पर अपने पति को खाना पहुंचाने। सुखदेव अभी 2 महीने पहले ही तो मरा था। 3 साल पहले उसने सरपंच जी से 8,000 रुपए उधार लिए थे। अब तक तो ब्याज जोड़कर 17,000 रुपए हो गए होंगे। आदेश की आदतों से परिचित मनोज गनीलाल ने मस्केबाजी करते हुए कहा, लाखों का हीरा, फिर भी इतना कर्ज, आखिर हीरे की परख तो जौहरी ही कर सकता है न? आदेश ने कुछ सोचते हुए पूछा। और मनोज जी, कैसी है तुम्हारी वसूली? तकाजा चालू है बेटा। जब तक सरपंच जी तीर्थयात्रा से वापस नहीं आते तब तक इस हीरे से थोड़ी बहुत वसूली आपको ही करा देते हैं। मनोज जी, जब हमें फायदा होगा तभी तो आपकी तरक्की होगी। दूसरे दिन मनोज गनीलाल सुबह सुबह ही सोनाली के घर जा पहुंचा। उस समय सुखदेव के दोनों लड़के मोंटू और हिरिया दालान में बैठे चाय पी रहे थे। गनीलाल को सामने देख मोंटू ने चाय छोड़कर दालान में रखे तख्त पर चादर बिछाते हुए कहा, राम राम मनोज जी, बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। चाय तो लूंगा ही, लेकिन बेटा मोंटू, धीरे धीरे आजकल पर टालते हुए 8,000 के 17,000 रुपए हो गए। तूने महीने भर की मोहलत मांगी थी, वह भी पूरी हो गई। मूल तो मूल, तू तो ब्याज तक नहीं देता। मनोज जी, आप तो घर की हालत देख ही रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले हिरिया का घर बसाया है और अभी अभी पिताजी भी गुजरे हैं। मोंटू की आंखों में आंसू भर आए। मैं तो समझ रहा हूँ, लेकिन जब वह समझे जिसकी पूंजी फंसी है तब न। वैसे तूने महीने भर की मोहलत लेने के बाद भी फूटी कौड़ी तक नहीं लौटाई। मनोज गनीलाल ने कहा। तब तक सोनाली गनीलाल के लिए चाय लेकर आ गई। गनीलाल उसकी नाजुक उंगलियों को छूता हुआ चाय लेकर सुड़कने लगा और हिरिया चुपचाप बुत बना सामने खड़ा रहा। देख हिरिया, मुझसे जितना बन सका उतनी मोहलत दिलाता गया, अब मुझसे कुछ मत कहना। वैसे भी सरपंच जी तुझसे कितना नाराज हुए थे। मुझे एक रास्ता और नजर आ रहा है, अगर तू कहे तो। कहकर गनीलाल रुक गया। कौन सा रास्ता? मोंटू व हिरिया ने एक साथ पूछा। तुम्हें तो मालूम ही है कि इन दिनों सरपंच जी तीर्थयात्रा करने चले गए हैं। आजकल उनका कामकाज उनका बेटा आदेश ही देखता है। वह बहुत ही सज्जन और सुलझे विचारों वाला है। तुम उससे मिल लो, मैं सिफारिश कर दूंगा। वैसे तेरे वहां जाने से अच्छा है कि तू अपनी बीवी को भेज दे। औरतों का असर उन पर जल्दी पड़ता है। किसी बात की चिंता न करना, मैं वहां रहूंगा ही। आखिर इस घर से भी मेरा पुराना नाता है। मनोज गनीलाल ने चाय पीते पीते मोंटू व हिरिया को भरोसे में लेते हुए कहा। सोनाली ने दरवाजे की ओर से मनोज की सारी बातें सुन ली थी। मोंटू सोनाली को आदेश की कोठी पर अकेली नहीं भेजना चाहता था, पर सोनाली सोच रही थी कि कैसे भी हो वह अपने परिवार के सिर से सरपंच का कर्ज उतार फेंके। दूसरे दिन सोनाली सरपंच की कोठी के दरवाजे पर जा पहुंची। उसे देखकर मुनीफ गनीलाल ने कहा, बेटी अंदर आ जाओ। सोनाली वहां जाते समय मन ही मन डर रही थी, लेकिन बेटी जैसे शब्द को सुनकर उसका डर जाता रहा। वह अंदर चली गई। मालिक, यह है सुखदेव की बहू। 3 साल पहले इसके ससुर ने हमसे 8,000 रुपए कर्ज लिए थे, जो अब ब्याज समेत 17,000 रुपए हो गए हैं। बेचारी कुछ और मोहलत चाहती है। मनोज गनीलाल ने सोनाली की ओर इशारा करते हुए आदेश से कहा, जब 3 साल में कुछ भी नहीं चुका पाया तो और कितना समय दिया जाए? नहीं नहीं, अब और कोई मोहलत नहीं मिलेगी। आदेश अपनी कुर्सी से उठते हुए बोला, देख ऐसा कर, ये कान के बुंदे बेचकर कुछ पैसा चुका दे। आदेश सोनाली के गालों और कानों को छूते हुए बोला, और हाँ, तेरा यह मंगलसूत्र भी तो सोने का है।
आदेश उसके उभारों को छूता हुआ मंगलसूत्र को हाथ में पकड़कर बोला। सोनाली इस छुअन से अंदर तक सहम गई। फिर भी हिम्मत बटोरकर उसने कहा, यह क्या कर रहे हो छोटे ठाकुर? तुम्हारे गहनों का वजन देख रहा हूं। तुम्हारे इन गहनों से शायद मेरे ब्याज का एक हिस्सा भी न पूरा हो। कहकर आदेश ने सोनाली की दोनों बाजुओं को पकड़कर हिला दिया। अगर पूरा कर्ज उतारना है तो कुछ और गहने लेकर थोड़ी देर के लिए मेरी कोठी पर चली आना। आदेश ने बड़ी बेशर्मी से कहा, फैसला जल्दी से कर लेना कि तुझे कर्ज उतारना है या नहीं। कहीं ऐसा न हो कि तेरे ससुर के हाथों लिखा कर्ज का कागज कोर्ट में पहुंच जाए। फिर भेजना अपने पति को जेल। खेत घर सब नीलाम कराकर सरकार मेरी रकम मुझे वापस कर देगी और तू सड़क पर आ जाएगी। सोनाली इसी उधेड़बुन में डूबी पगडंडियों पर चली जा रही थी। अगर वह छोटे ठाकुर की बात मानती है तो पति के साथ विश्वासघात होगा। अगर वह उसकी बात नहीं मानती तो पूरे परिवार को दर दर की ठोकरें मिलेंगी। कुछ दिनों बाद मनोज गणेलाल फिर सोनाली के घर जा पहुंचा और बोला, बेटी सोनाली, कर लिया फैसला? क्या अपने गहने देकर ठाकुर का कर्ज चुकाएगी? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है। बोल देना छोटे ठाकुर को कि मैं जल्दी ही अपने कुछ और गहने लेकर आ जाऊंगी कर्जा उतारने। उससे यह भी कह देना कि पहले कर्ज का कागज लूंगी, फिर गहने दूंगी। ठीक है। वैसे भी छोटे ठाकुर सौदे में बेईमानी नहीं करते। पहले अपना कागज ले लेना। फिर वहीं खड़े सोनाली के पति और देवर यही सोच रहे थे कि शायद सोनाली ने अपने सोने और चांदी के गहनों के बदले पूरा कर्ज चुकता करने के लिए छोटे ठाकुर को राजी कर लिया है। उन्हें इस बात का जरा भी गुमान न हुआ कि सोने चांदी के गहनों की आड़ में वह अपनी इज्जत को दांव पर लगाकर परिवार को कर्ज से छुटकारा दिलाने जा रही है। और देख गणेलाल, अब मुझे बेटी बेटी न कहा कर। तुझे बेटी और बाप का रिश्ता नहीं मालूम है। बाप अपनी बेटी को सोने चांदी के गहनों से लादता है, उसके गहने को उतरवाता नहीं है। सोनाली की आवाज में गुस्सा था। दूसरे दिन सोनाली एक रुमाल में कुछ गहने बांधकर आदेश की कोठी पर पहुंच गई। आज अंदर कमरे में तेरा कागज निकालकर इंतजार कर रहे हैं छोटे ठाकुर। सोनाली को देखते ही मनोज गणेलाल बोला। सोनाली झटपट कमरे में जा पहुंची और बोली, देख लो छोटे ठाकुर, ये हैं मेरे गहने, लेकिन पहले कर्ज का कागज मुझे दे दो। ठीक है, यह लो अपना कागज, आदेश ने कहा। सोनाली ने उस कागज पर सरसरी निगाह डाली और उसे अपने ब्लाउज के अंदर रख लिया। ये गहने तो लोगों की आंखों में पर्दा डालने के लिए हैं। तेरे पास तो ऐसा गहना है जिसे तू जब चाहे मुझे देकर और जितनी चाहे रकम ले ले। आदेश कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, यह क्या कह रहे हो छोटे ठाकुर? सोनाली की आवाज में शेरनी जैसी दहाड़ थी। आदेश को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। सोनाली बिजली की रफ्तार से अहाते में चली गई। तब तक गांव की कुछ औरतें और आदमी भी कोठी के सामने आकर खड़े हो गए थे। वहां से अहाते के भीतर का नजारा साफ दिखाई दे रहा था। लोगों को देखकर नौकरों की भी हिम्मत जाती रही कि वे सोनाली को भीतर करके दरवाजा बंद कर लें। आदेश और गणेलाल भी समझ रहे थे कि अब वे दिन नहीं रहे जब बड़ी जाति वाले नीची जाति वालों से खुलेआम जबरदस्ती कर लेते थे। सोनाली बाहर आकर बोली, छोटे ठाकुर और गणेलाल, देख लो पूरे गहने हैं पोटली में। उतर गया ना मेरे परिवार का सारा कर्ज? सबके सामने कह दो। हाँ हाँ ठीक है, आदेश ने घायल सांप की तरह फुंकार कर कहा। सभी लोगों के जाने के बाद आदेश और गणेलाल ने जब पोटली खोल कर देखी तो वे हारे हुए जुआरी की तरह बैठ गए। उसमें सोनाली के गहनों के साथ साथ गणेलाल की बेटी के भी कुछ गहने थे, जो सोनाली की अच्छी सहेलियों में से एक थी। अब मैं अपनी बेटी के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? क्या सोनाली उससे मेरी सब करतूतें बताकर ये गहने ले आई है? सोचकर गणेलाल का सिर घूम रहा था। आदेश और गणेलाल दोनों समझ गए कि सोनाली एक माहिर खिलाड़ी की तरह बहुत अच्छा खेल खिलाकर गई है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।